जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेफ टॉक्स। दिस इज आदि अचिंत। मेरे साथ हैं लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन, who will tell us what is happening in Rajouri. Why Rajori again? दोबारा दोबारा इसी जगह पे अटैक्स आ रहे हैं, काफी ब्रेजन अटैक्स आ रहे हैं, एम्बुशेस बेसिकली। और हमारे ऑफ कोर्स बड़े बहादुर जवान जवान अपनी जानों से हाथ धो बैठ रहे हैं। कल भी एक बड़ा सैड इंसिडेंट हुआ है एंड ऑन बिहाफ ऑफ माय चैनल ऑब्वियसली हमारे थॉट्स हैं उनकी फैमिलीज के साथ। बट लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड ये इशू क्या है। तो सर नमस्कार एंड वेलकम टू द शो सर। नमस्कार, जय हिंद। And I start by expressing my deep regrets again. शोक मैं प्रकट करता हूं अपने जवानों के लिए। मेरी ही रेजिमेंट के जवान हैं ये। 48 RR गढ़वाल राइफल्स की ही यूनिट है, तो और ज्यादा मुझे इसके साथ एसोसिएशन है। तो सर ये क्या हो रहा है? व्हाई इज इट रजौरी अगेन एंड अगेन? एंड रजौरी इज नॉट, ये बॉर्डर लाइन एरिया नहीं है। लॉट ऑफ पीपल से कि थोड़ा बिकॉज ऑफ चाइना का जो इशू चल रहा है, there's an issue on the other border, so we've moved some forces. There is a little bit of a sparsely covered areas. दूसरा, this is a area which is very deep inside, terrain खराब है क्या? What do you think is your first reactions of why these areas again and again? गुड आदि, आई एम ग्लैड। बहुत बहुत खुशी है मुझे कि हम लोग ये प्रोग्राम कर रहे हैं, बिकॉज देश के अंदर काफी इसके ऊपर फिक्र हो रही है। और मैं समझता हूं कि किसी ना किसी को इसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा पब्लिक को कि देखिए ये फिक्र की बात नहीं है, इतनी फिक्र की बात नहीं है। और ये चीजें होती हैं जब, जिसको कहते हैं कॉन्फ्लिक्ट टर्मिनेशन, जब लड़ाई का आखिरी पल आता है तकरीबन आखिरी पल आता है, मगर पूरी आखिरता नहीं आती है, मतलब इफ द एंड इज नॉट कम, तब इस तरह के इंसिडेंट जरूर होते हैं। तो मैं एक्सप्लेन करता हूं इसको कुछ हद तक। देखिए, ये जमीन जो है रजौरी पुंछ के बीच की जमीन जो है, ये सड़क जाती है, एक भिंबर गली से जाती है, एक पीछे थाना मंडी से होकर बफलियाज होकर सुरनकोट निकलकर और तब पुंछ जाती है। जो ये दूसरी सड़क जो मैंने कही है, ये जो है बिल्कुल पीर पंजाल की पहाड़ी के साथ का जो ऊपर वाला हिस्सा है, थोड़ा ऊंचा वाला हिस्सा है, उसके साथ लगती हुई जाती है। इट्स कॉल्ड द नेप ऑफ द नेक, बिल्कुल नेप नेप के ऊपर जाती है। ये लाइन ऑफ कंट्रोल से बहुत दूर नहीं है, मतलब अंदर तो है, थोड़ा इंटरनल एरिया है, मगर बहुत दूर नहीं है। अगर आप इसको कंपैरिजन इसका करें कश्मीर वैली के साथ, तो अगर श्रीनगर किसी को पहुंचना है तो लाइन ऑफ कंट्रोल कुपवाड़ा के आसपास से 100 किलोमीटर अंदर पहुंचना पड़ेगा उसको, तब जाकर वो श्रीनगर पहुंचेगा। अवंतीपुर पहुंचना, खानाबल और अनंतनाग पहुंचना 120-130 किलोमीटर, मगर यहां पर 20-25 किलोमीटर के अंदर कुछ जगहें हैं जहां पर आप लाइन ऑफ कंट्रोल से आप पीर पंजाल पर पहुंच जाते हैं। इनफैक्ट लाइन ऑफ कंट्रोल भी पीर पंजाल के साथ लगी हुई है कुछ जगहों पर। हाजी पीर का जैसे इलाका है, वहां पर पूरी लाइन ऑफ कंट्रोल है, और हाजी पीर भी पीर पंजाल के अंदर है। तो पीर पंजाल की पहाड़ियां जो हैं, बड़ी अजीब पहाड़ियां हैं, ऊंची ऊंची पहाड़ियां। ये जाती तो है 16-17 हजार फीट तक और भी ऊंची, मगर ये इलाका तकरीबन 11 से 13 हजार फीट ऊंचा है। और बहुत जंगलात है इस इलाके में, और बहुत जिसको कहते हैं रॉकी आउटक्रॉप, मतलब पथराव का इलाका है बहुत ज्यादा। यहाँ चट्टाने हैं। जब ऐसा इलाका होता है चट्टानों वाला, जंगलात वाला, तो इसके अंदर हाइड आउट बनाना बेहद आसान हो जाता है। तो अगर आप 25-30 टेररिस्ट इस इलाके में छुप गए हैं, 25-30-50 किलोमीटर के एरिया में छुप गए हैं, तो हाइड आउट बन जाते हैं। आमतौर पर ये हाइड आउट जो है वो पॉपुलेशन सेंटर, मतलब किसी गांव के नजदीक 4 से 5 किलोमीटर, मैक्सिमम 2 से 2.5 किलोमीटर शायद हो सकता है कुछ जगहों पर, मगर आमतौर पर बस्तियों के पास होते हैं जहां से पानी, खाना, इस तरह की चीजें आ सकती हैं, क्योंकि सस्टेनेंस बहुत जरूरी होता है इसके अंदर। ये मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं इसको बारीकी के साथ, क्योंकि आपको समझना पड़ेगा कि ये ऑपरेशन किस तरीके के हैं। अच्छा, हालात अभी ऐसे हो गए हैं कि कश्मीर वादी के अंदर इन्फिल्ट्रेशन करना बड़ा मुश्किल हो गया है, क्योंकि वो ड्रैगनेट लगा हुआ है लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर, और बेहद वहां पर लेयर बने हुए हैं, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल भी कर रहे हैं वहां पर, और ट्रूप्स बहुत हैं। राष्ट्र राइफल्स की मैक्सिमम यूनिट्स वहीं लगाई थी। मेरे जमाने में सबसे ज्यादा यूनिट्स वहां आ गई थी, वो वापस नहीं गई है। वो अब नीचे साउथ ऑफ पीर पंजाल नहीं गई है, वो अभी भी वहीं है ज्यादातर यूनिट्स।
तो हर दफे दारोमदार जो था वो वैली के अंदर था। अब अगर टेररिस्ट की नफरी कब हो गई है और पाकिस्तान को अपना रेलेवेंस, अहमियत बनाए रखनी है, तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, कहीं ना कहीं स्ट्राइक करना पड़ेगा। वैली के अंदर छोटे छोटे, कभी आपने टेरिटोरियल आर्मी के एक जवान को मार दिया, कभी एक ट्रैफिक पुलिसमैन को मार दिया, और फिदाइन की एक्शन करें अगर तो आप सीआरपीएफ के कैंप में घुसने की कोशिश करिए, आर्मी के किसी कैंप में कोशिश करी। ये फिदाइन के एक्शन आसान नहीं होते हैं, इनको प्लानिंग करनी पड़ती है, इन्फिल्ट्रेशन करना पड़ता है। वैली के अंदर करना बड़ा मुश्किल हो रहा है। तो अगर 3 महीने 4 महीने में कोई ऑपरेशन नहीं हुआ तो भारत के अंदर भी लोग कहेंगे अच्छा हो गया भाई, कश्मीर खत्म, ठीक है, दुनिया भी कहेगी कश्मीर खत्म हो गया। मगर पाकिस्तान के लिए बहुत अहमियत होती है कि ये हमने 33 साल से इसके अंदर इन्वेस्टमेंट किया है। मैं ये वर्ड इन्वेस्टमेंट करता हूं कि देखिए हमने इतना अपना अपना फोकस लगाया है, इतने रिसोर्सेज लगाए हैं, इतने लोग मरे हैं हमारे, मगर हमने तभी कुछ पाया नहीं है। पाकिस्तान, भारत ने जाकर 370 भी निकाल दिया और तकरीबन नॉर्मलसी के भी क्लेम कर दिए वैली के अंदर। तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तो इसलिए वो समझ उन्होंने, अगर पाकिस्तान के अंदर आप बैठे होते, अगर मैं बैठा होता पाकिस्तान में और इस तरफ से एनालाइज करता, तो मैं भी यही सोचता कि कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा और कुछ ना कुछ करने की जगह ढूंढनी पड़ेगी। वो जगह मेरी हो सकती है सांबा कठुआ के इलाके में, मगर यहाँ पर जो है इतना, वहां पर भी इतना आसान नहीं है करना। ये रजौरी का इलाका जो है, इसके अंदर छुपाव भी है, इसके अंदर साधन भी है, इसके अंदर मूवमेंट फौज का बहुत होता है, इसके अंदर बहुत फौज लगी हुई है। तो यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज और टारगेट्स बहुत आते हैं। उसकी वजह से अगर आप थोड़ा सा इन्फिल्ट्रेशन करके और पीर पंजाल की पहाड़ियों के अंदर छुपाव बना दें, तो वहां से निकलकर टाइम टाइम पर आप एक स्ट्राइक कर सकते हैं। मगर हर ऑपरेशन, ये मैं क्लैरिफाई करना चाहता हूं, हर ऑपरेशन टेररिस्ट के इनिशिएटिव पर नहीं है। ये ऑपरेशन जैसे चल रहा है अभी, इसकी शुरुआत है इंटेलिजेंस के ऊपर। इंटेलिजेंस मिली है फौज को, फौज ने वहां घेरा मारा है, घेरे में वो ऑपरेशन कर रहे हैं और एक रीइंफोर्समेंट को बुलाया है। वो रीइंफोर्समेंट जब आ रहा है, थाना मंडी की तरफ से आ रहा है, तो उसके ऊपर एम्बुश हो गया। अब ये तो कोई ड्रिल में थोड़ी कमजोरी हो गई, या आप समझिए, क्योंकि नॉर्मली जहां पर भी फौज लगी होती है, जहां पर रीइंफोर्समेंट आता है, जहां पर क्विक रिएक्शन टीम आती है, तो किसी को भी एक्सपेक्ट करना चाहिए कि इसके ऊपर कुछ ना कुछ हो सकता है। तो थोड़ा इसका ख्याल रखना चाहिए। छोटी टीम, मतलब एक जिप्सी और एक गाड़ी लेकर अगर 15 आदमी आ रहे हैं, 10 आदमी आ रहे हैं, तो ये जरा वल्नरेबल हो जाते हैं। तो इन चीजों का जरा फौज को ख्याल रखना पड़ेगा अपनी ड्रिल्स के बारे में। मगर ये जरूरी नहीं कि हर वक्त इनिशिएटिव जो है वो दहशतगारियों के बीच में के पास है, उनके पल में है। इनिशिएटिव इज विद अस मेनी टाइम्स। सिर्फ ये है कि इस इलाके में ऑपरेशन करना बेशुमार बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि इसके लिए 72 घंटे के लिए आप ऑपरेशन करेंगे, उसके बाद आपके लॉजिस्टिक्स खत्म हो जाएंगे। ठीक है, लॉजिस्टिक्स को वो करने के लिए आपने रोकना पड़ेगा, टैक्टिकल पॉज देना पड़ेगा, हेलीकॉप्टर के जरिए ऑपरेशन के अंदर वहां पर गिराने पड़ेंगे, ट्रूप्स भी थक जाते हैं। इतना आसान नहीं होता है इस हौसले का ऑपरेशन करने में। तो लिमिटेशंस होते हैं। या तो आप बहुत बड़ा ऑपरेशन प्लान करें, डिवीजन साइज ऑपरेशन, उसको कहते हैं जंगल बैशिंग, उसमें आमतौर पर रिजल्ट मिलते नहीं है। एक्सेप्ट जब 2003 में हिल काका, ये हिल काका इसी के ऊपर है, इसी इलाके के ऊपर है, हिल काका में जब ऑपरेशन किया था, तो उसके लिए जनरल लीडर साहब जो उसके जीओसी थे रोमियो फोर्स के, उन्होंने एक बहुत अच्छी तरीके से प्लानिंग इसकी की थी कि उन्होंने हेलीपैड बनाए थे, हाई एल्टीट्यूड एरिया में हेलीपैड बनाए थे, ताकि जब ऑपरेशन लॉन्च किया, उन हेलीपैड्स के जरिए उन्होंने लॉजिस्टिक्स को देना शुरू कर दिया, पानी, खाना, कि भाई नीचे मत आओ, लगातार लगे रहो। तो वो कॉर्डन एंड सर्च, जो ऑपरेशन सर्च एंड डिस्ट्रॉय के ऑपरेशन थे, वो लगातार चलते रहे। उसकी वजह से प्रेशर पड़ा, प्रेशर की वजह से टेररिस्ट कश्मीर की तरफ भागे, श्रीनगर की तरफ भागे, उधर मतलब शोपियां और पुलवामा की तरफ भागे, वहां पर वो हमारे एम्बुशेस में फंसे। तो तकरीबन 45-40 टेररिस्ट जो है 2003 में अप्रैल मई जून के महीने में मारे गए थे।
उस तरह का ऑपरेशन जो है वो समर में किया जा सकता है, विंटर में जरा मुश्किल है इसको इस तरह के ऑपरेशन को कर रहे हैं। तो इसलिए द लॉन्ग एंड शॉर्ट ऑफ इट इज दैट इससे हमारे ऊपर कोई बाधा नहीं पड़ रही है, एक्सेप्ट द फैक्ट दैट इट्स अ मोराल का प्रॉब्लम है। इट्स एन इशू। 3-4 कैजुअलिटीज होना, एक भी कैजुअलिटी होना भारत के जवान की इज नॉट समथिंग विच इज इजिली एक्सेप्टेबल टू एनी ऑफ अस। तो मगर स्ट्रेटेजिक लेवल पे अगर आप देखें तो इसका असर ज्यादा नहीं है, मगर हमें साधन ढूंढने पड़ेंगे टू फिनिश इट। माय लास्ट पॉइंट ऑफ दिस, माय लास्ट पॉइंट इज, बहुत लोग कह रहे हैं कि ये इस इलाके से लद्दाख में फोर्सेस को भेजा गया है, राष्ट्रीय राइफल्स की यूनिट्स को भेजा गया है। बेशक ये सही है, क्योंकि वहां पर एक इमरजेंसी सिचुएशन बन गई थी और भेजना पड़ा यहां से ट्रूप्स को। मगर जहां तक मुझे मालूम है, रीडिप्लॉयमेंट यहाँ पर लोकल रिजर्व्स का कमांड के लेवल की रिजर्व्स का लोकल डिप्लॉयमेंट हो चुका है, और जो जहां पर गेपिंग होल्स थे उनको भर दिया गया है। मगर मैं ये नहीं कहूंगा कि ऑप्टिमाइज कर दिया है, नहीं, ऑप्टिमाइज अभी तक शायद नहीं किया है इतना। अभी भी दे मे बी अ रिक्वायरमेंट ऑफ सम ट्रूप्स, बिकॉज दिस इज ए रीजनेबली पॉपुलेटेड एरिया, और यहां पर ऑपरेशंस जो है इज नॉट जस्ट अ क्वेश्चन ऑफ conducting ambushes, raids, or cordon and search and destroy. It is also going down to the villages and doing population control measures, carrying out fraternization with the population and making sure that the population is not on the side of the terrorists. मोस्ट इम्पोर्टेंटली सर, यही मेरे को आपसे पूछना था। आपने जैसे बोला कि इनका ज्यादातर बेस होता है गाँव के पास, बस्तियों के पास, तो आई मीन मेरे हिसाब में जो मेरे को थोड़ा सा इस चीज में आइडिया है कि ये लोग शादियां कर लेते हैं, रिश्ते बना लेते हैं, दे डू ऑल सॉर्ट्स ऑफ थिंग्स टू काइंड ऑफ हुक द लोकल पॉपुलेशन इन, एंड वो बेचारे फिर दे हैव टू ईदर अंडर द बैरल ऑफ गन और विथ इमोशनल एंड फाइनेंशियल कोक्सिंग, किसी वजह से ये लोग they're able to sustain themselves. How far do you think that is ये correct? सही बात आपने कही। और ये एक्सपीरियंस जो है कश्मीर की वैली के अंदर ये हो रही थी, जहां पर सेफ हाउसेस, बेशुमार सेफ हाउसेस बन गए थे सालों से, इन बड़े बड़े कस्बों में, गांवों के अंदर, प्लेसेस लाइक पुलवामा के अंदर, आप उधर जाइए, गुलमर्ग की तरफ जाइए तो कुंजर और मागम ऐसी जगहें हैं, बहुत से सेफ हाउसेस यहां बन गए थे। जब 2016-17 के बाद एनआईए ने जब शुरुआत की अपने रेड्स करने की और ये पूरे नेटवर्क्स को डिसमेंटल करने की, तो धीरे धीरे पैसा कम होने लगा। जब पैसा कम हुआ तो ये हाइडआउट्स जो हैं, which were actually rented out many times, they were rented out to the terrorists, तो इसकी वजह से यहाँ पर पैसा कम हो गया, और the people who had given these on rent, they also started resisting. तो धीरे धीरे हाइडआउट्स जो है वो बिल्ट अप एरियाज में कम हो गए, और टेररिस्ट जो थे वो एक बिल्ट अप एक जगह पर 3 दिन या 2 दिन रहते थे, फिर दूसरे में चल जाते थे पास में। अब जब दूर दूर हो गए हाइडआउट्स, तो एक ग्रुप को एक ही जगह पर 3 दिन से ज्यादा, 6 दिन, 7 दिन, 8 दिन रहना पड़ा। आप हर एक दिन जो ज्यादा रहेंगे किसी हाइडआउट में या किसी ऐसे बिल्टअप एरिया के अंदर, उतनी ज्यादा चांसेस हो जाती हैं कि कोई ना कोई फौज का सोर्स या आईबी का सोर्स जो है आप ये लीक कर देगा कि कहां पर टेररिस्ट छुपे हैं, और हमारी इंटेलिजेंस जो है बढ़ती जाएगी। और यही हुआ है वहां पर, बेशुमार टेररिस्ट इसलिए मारे गए हैं वहां पर, और अब वहां की आवाम जनता जो है वो हिचकिचाती है, वो नहीं देगी किसी को, ठीक है, वो नहीं देगी किसी को। उनको भी मालूम है कि अगर उनका घर जो है उसके मालूम हो गया कि इस घर के अंदर टेररिस्ट छुपे हैं, तो वो घर भी जाता है आमतौर पे, ठीक है। तो यही चीज नीचे रजौरी, थाना मंडी, ये बफलियाज, सूरनकोट, इन इलाकों में यही समझाना पड़ेगा लोगों को कि देखिए, एक तो आप जंगलात के अंदर जो हाइड आउट है इनको सपोर्ट मत करिए, ठीक है। अगर आप सपोर्ट किए जाएंगे करेंगे तो यू विल बी काउंटेड एज एन ओवरग्राउंड वर्कर, यू आर लायबल टू बी अरेस्टेड, ठीक है। और घरों के अंदर तो सवाल ही नहीं उठता देने का, then there should be no hideout created in any of the built up areas and the villages etc. No, जब ट्रूप्स की प्रेजेंस होगी ऐसी जगहों पर,
and they go about dominating these areas, patrolling these areas, automatically terrorists keep away from there. मैं आपको बताऊं कि सिंपल, अगर आप जनरल केजीएस ढिलन से बात करेंगे कभी, तो you should ask him. He conducted an operation for me. He was the commander of 7th Sector RR in Handwara, and I was the core commander that time. इन्होंने एक ऑपरेशन कंडक्ट किया था जो हमने बड़े यूनिक तरीके से प्लान किया था. We had inducted troops into the jungles and told them कि मूवमेंट नहीं करो, बस एक जगह बैठ जाओ. ये नहीं कि कॉटन एंड सर्च एंड डिस्ट्रॉय करो. 3 दिन तक बैठे रहे. 3 दिन के बाद हमने उनको रिप्लेस किया और उतने ट्रूप्स और भेजे ऊपर. उनको बस औकात, चुप रहो, बस बैठे रहो वहां पर. धीरे धीरे हमारे पास इंटरसेप्ट आने लगे, और वो मुझे मालूम था कि आएंगे. वो इंटरसेप्ट आने लगे कि फौज तो जा नहीं रही है यहां से. और जिस दिन वो पहला इंटरसेप्ट आया, मुझे मालूम था कि अगर हम 3 दिन और बैठ जाएंगे यहां पर, इनको निकलना पड़ेगा अपने हाइडआउट से, क्योंकि एक हाइडआउट के अंदर 7 दिन 6 दिन का आप सामान रख सकते हो. श्योर इनफ 7th 8th डे क्रॉल करके आए बाहर निकल के टेररिस्ट पूरी राजवार फॉरेस्ट के अंदर, एंड वी किल्ड 18 ऑफ देम इन वन शॉट. 1-2 दिन में हमने सफाया किया उस एरिया का पूरा. सो यू हैव टू थिंक थ्रू, यू हैव टू थिंक डिफरेंटली. कुछ ना कुछ तरीके आपको ढूंढने पड़ेंगे, क्योंकि पॉपुलेशन सेंटर्स के पास, बिल्कुल पास भी नहीं जा सकते आप, मगर सब किसी ना किसी तरह का सस्टेनेंस चाहिए. तो ये मतलब दे आर नॉट डेमी गॉड्स के वो बिना खाना, बिना पानी, बिना किसी चीज के वहां पर रह सकते हैं. बकरा उनको चाहिए, चावल उनको चाहिए, बिरयानी बनानी है उनको, ये करना है. यू हैव टू टेक एडवांटेज ऑफ ऑल दिस. यू हैव टू स्टडी इट वेरी डीपली, और इस तरह की चीजों को स्टडी करने के बाद तब ऑपरेशंस कर रहे हैं. जी सर, मेरे को ये पूछना है आपसे कि एक जो हमने देखा है, ये टेररिज्म का एक नया वेव जो हमास ने स्टार्ट करा है, ब्रूटैलिटी एक नए एक्सट्रीम पे लेके आए हैं ये लोग. एंड वी कैन सी दैट विद इन जो ये वीडियोस निकालते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, काफ़ी चीज़ें हमने देखी हैं उसके अंदर. ऑल्दो रूमर्स हैं, बट कई लोग बोलते हैं हमारे सोल्जर्स के साथ भी कुछ किया है कल शाम को. समथिंग इज हैपेंड, ऑल्दो आई एम वेरी क्लियरली सेइंग दीज आर रूमर्स एट द मोमेंट. But sir, do you find such incidents, getting a little more light? Because देखिए वो इंस्पिरेशन तो हो ही जाता है कि वहां पर हुआ, हम भी करेंगे ये वो दिस दैट, एंड हमने देखा ही है ये चीजें ट्रांसपोज करती हैं, ट्रांसनेशनल बाउंड्रीज क्रॉस कर जाती हैं, बिकॉज ये आइडियोलॉजीज हैं. हाउ डू यू बिल्कुल सी सही दैट आपने सॉर्ट ऑफ अ सिचुएशन? सही फरमाया आपने. जब ये शुरुआत हुई हमास इजराइल की लड़ाई की, हमने शायद एक प्रोग्राम नहीं किया था उस वक्त. मैं शायद ज्यादा बिजी था डिजास्टर मैनेजमेंट में उस वक्त. तो मैंने कुछ लिखा था, आर्टिकल्स लिखे थे कुछ, और उसमें मैंने बताया भी था ये कि देखिए, ये शुरुआत हमास ने नहीं की है, ये शुरुआत आइसिस ने की थी. ठीक है, आइसिस यूज्ड डेस्परेट मीन्स, जिसको कहते हैं डिप्रेविटी, को दिखाया एक हथियार के तौर पे जी. एंड दैट वाज टू साइकोलॉजिकली अफेक्ट देयर एडवर्सरीज, ताकि वो जो है हक्के पक्के रह जाएं और ऑपरेशन करने से हिचकिचाएं. दिस इज द इंटेंशन ऑफ द टेररिस्ट. द इंटेंशन इन these kind of wars of which are not completely conventional, the subconventional kind of situations, इसके अंदर ये कोशिशों पे बहुत ज्यादा फोकस किया जाता है टेररिस्ट ग्रुप्स का. मैं अभी कंफर्म नहीं करता हूं कि कुछ हमारे साथ कल हुआ है या नहीं, परसों हुआ है, obviously. कुछ नथिंग, नो कंफर्मेशन, आई हैव रिसीव्ड नथिंग एंड वी विल नॉट इवन डिस्कस इट. मगर Chances. ये आइडियाज एंड थॉट्स आजकल सोशल मीडिया के जरिए, बिकॉज ऑफ इंटरनेट एंड थिंग्स लाइक दैट, दे स्प्रेड फास्टर देन यू कैन इवन थिंक ऑफ इट. एंड ये आइडिया, दिस इज कॉल्ड कॉपी कैट टेररिज्म. कॉपी कैट टेररिज्म इसी की वजह से मैं शुरुआत में आई डिड अ कपल ऑफ एनालिसिस एंड सेड, कहां पर इस तरह की चीजें जो हमास ने किया है जैसे सदर्न इजराइल में, ये कहां पर हो सकता है इन आवर कॉन्टेक्स्ट, कहीं हो सकता है क्या? तो मैं कहा देखिए, कश्मीर के अंदर तो बड़ा मुश्किल है उसको करना, क्योंकि कश्मीर की लाइन ऑफ कंट्रोल के साथ जो पॉपुलेशन है वो थोड़ा हटकर भी है. इट्स अ मुस्लिम पॉपुलेशन, इट्स नॉट इजी टू बी एबल फॉर देम टू डू दिस काइंड ऑफ अ थिंग आउट हियर. और हमारा वहां टेरेन भी वैसा है, एंड आवर ग्रिड इज वेरी वेरी स्ट्रांग. मगर अगर साउथ में आए, आप पीर पंजाल पे इस इलाके में आए, तो यहाँ मिक्स्ड पॉपुलेशन है थोड़ी. यहाँ पर भी इतना आसान नहीं होगा टू डू इट इन एरियाज लाइक राजौरी एंड पुंछ. बट यू कम फर्दर साउथ एंड यू कम इनटू द एरिया अखनूर. अखनूर से आप हटकर मीरा साहिब आए, मीरा साहिब से आप हटकर
और सांबा आए, विजयपुर आए और कठुआ तक आए, तो द डिस्टेंस ऑफ द इंटरनेशनल बॉर्डर एंड लाइन ऑफ कंट्रोल फ्रॉम द विलेजेस इज हार्डली एनीथिंग। और जी यहाँ पे एक रात के अंदर इन्फिल्ट्रेशन करके और आप सड़क पर पहुंच सकते हैं, 2.5-3 घंटे में पहुंच सकते हैं। सड़क के ऊपर आप हाईजैक करिए कोई गाड़ी, जैसे पहले हो चुका है ये, और वो गाड़ी हाईजैक करने से योर मोबिलिटी गोज अप बाय 40-50 किलोमीटर आइदर साइड। तो 100 जी किलोमीटर का आपको स्कोप मिल जाता है कि उस इलाके में आप आकर छापा मारे। आपको स्कूल मिल जाएंगे, पुलिस स्टेशन मिल जाएंगे, डिस्ट्रिक्ट घर मिल एडमिनिस्ट्रेशन, जाएंगे। सब डिवीजन घर मिल जाएंगे। सब डिवीजन अब देखें वहां पर भी तो घर ही के ऊपर तो किया था उन्होंने, घर पर तो छापा मारा था हमास ने, वहीं से तो उन्होंने हॉस्टेजेस लिए थे, वहीं पर म्यूजिक फेस्टिवल चल रहा था जहां जिसके ऊपर उन्होंने छापा मारा था। तो उस तरह की चीजें नॉर्मल लाइफ को डिस्टर्ब करने के लिए इस तरह की कार्रवाई इस इलाके में हो सकती है। तो दिस इज एन एस्पेक्ट दैट वी हैव टू बी केयरफुल अबाउट। अगर कुछ हुआ है ऐसा तो इस अनफॉर्चुनेट के रजौरी के इलाके में एक्सपेरिमेंटल तौर पे उन्होंने किया हो चाहे, मगर वी शुड बी वेरी क्लियर, और आप और मेरे जरिए ये मैसेज क्लियरली जाना चाहिए कि दिस इज कन्वेंशनल ऑपरेशन, सब कन्वेंशनल ऑपरेशन, चाहे जो कुछ भी कुछ हो यहां पर, बट इस तरह की कार्रवाई अगर आपने की तो टू कैन प्ले दिस गेम, टू कैन प्ले दिस गेम, and we can take it to such levels which other side has to think 10 times before conducting these kind of operations against our troops. Yeah, even our means of communication should be sufficient to warn all people. We are not sitting here with bangles on our wrists in our army. We may have suffered here and there due to the fact that the terrorists have the initiative because of hideouts that they have got here and there. But when the army will strike back, these people will not even know where they are coming or going. एब्सोल्युटली सर, बिकॉज आई एम वरीड अबाउट दैट, बिकॉज ये जो ट्रेंड होती है टेररिज्म की, मेरे को उसमें थोड़ा डर लगता है। बिकॉज डर क्या मतलब, इट्स इट्स अ कंसर्न फॉर मी कि ये कहीं ट्रांसपोज ना करें You see, ये लड़ाई की भी एथिक्स होती हैं। ये जी पब्लिक को समझना चाहिए कि कन्वेंशनल लड़ाई में एथिक्स होती है, और ये जो हमास की लड़ाई चल रही है इज अ हाइब्रिड। इसमें कुछ समझ कन्वेंशनल गया। है, कन्वेंशनल हथियार को इस्तेमाल किया है इजराइल ने, मगर जो टैक्टिक्स हमास ने इस्तेमाल किए हैं कंप्लीटली टेररिस्ट एंड सब कन्वेंशनल टैक्टिक्स जो इस्तेमाल किए। तो ये मेल जोल का जो हाइब्रिड सिचुएशंस है, इसके अंदर इंटरनेशनल रूल्स ऑफ वॉर आर नॉर्मली नॉट played out. Organizations think that they can carry on this kind of operations without the world coming to take note of it. This should be very clear. The Riot Act should be clearly read out to people who are the sponsors of these in our areas at least. And this has happened in the past, and I can assure you we have the capability to resolve these issues very, very clearly. आखिर में सर, वन ऑफ द लास्ट क्वेश्चंस आई वांट टू आस्क यू इज, मेरे हिसाब से, एंड दिस इज माय थ्योरी, कल मैंने एक वीडियो भी किया था इसके ऊपर, is that Asim Munir had gone to USA to kind of get some approval for an operation in KP, TTP के साथ। Of course, वहाँ पर उसने अपने आप को खिचड़ी में ज़रूर डाला हुआ है with this whole Afghan refugee nonsense that he's doing there. There's a lot of खिचड़ी which is going to get created. But in any case, the Westerners will be happy to do it क्योंकि Russians पीछे हो जाएंगे, Chinese पीछे हो जाएंगे इस एरिया से, एरिया पूरा डिस्टेबलाइज, डैम गुड, कोई टेंशन नहीं है। इन केस ही वांट्स टू डू समथिंग लाइक दैट सर, उसको सबसे पहला रिक्वायरमेंट चाहिए होगा कि यार भारत के साथ थोड़े पंगे ना करो, जस्ट काम द थिंग डाउन। हाउ डू यू काइंड ऑफ दिस थिंग, बिकॉज ही डजंट हैव द कैपेसिटी, दो फ्रंट क्या, वो आधा फ्रंट नहीं लड़ सकता वो। सो व्हाट इज वेरी दिस गुड दिस क्वेश्चन। थिंग? ये सवाल आपका बिल्कुल बैंग ऑन सवाल है ये, मगर इसका एक एक्सप्लेनेशन मैं आपको देता हूं जो पब्लिक को समझना चाहिए। देखिए, पाकिस्तान के पास एट एनी टाइम 3 चुनौतियां होती हैं जी मिलिटरीली। पहली होती है अफगानिस्तान, उसका डुरांड लाइन, तालिबान के साथ डील करना, एटसेट्रा, वेस्टर्न बॉर्डर। दूसरा होता है इंटरनल सिक्योरिटी, तहरीक तालिबान पाकिस्तान हैंडलिंग द पंजाब ग्रुप्स विच आर प्रो गवर्नमेंट एंटी इंडिया ग्रुप्स। और तीसरा होता है हैंडलिंग कश्मीर। These are 3 areas. Let's say Kashmir and rest of India. I mean India and Kashmir included, of course. तो इन तीनों के ये 3 इनके डोमेन होते हैं।
इसके बीच में प्रायोरिटाइज करना पड़ता है इनको, एक ऊपर एक नीचे होता रहता है ये। नो अगर इनका, जैसे आपको मैं समझाता हूं, जब बुरहान वानी का इंसिडेंट हुआ था 2016 में, तो एकदम से कश्मीर उछल आया ऊपर। कश्मीर बिकेम प्रायोरिटी वन, तालिबान, अफगानिस्तान, इंटरनल सिक्योरिटी सब कुछ नीचे, हालांकि ज़रब खत्म। अज़्ब चल रहा था उस वक्त। एवरीथिंग केम टू सेकेंडरी, फर्स्ट थिंग वाज गेट फोकस ऑन कश्मीर। अब कश्मीर तकरीबन ठंडा पड़ा है 370 के वजह से, सक्सेस की वजह से कश्मीर वैली जो है इज क्वाइट एंड स्टेबल एटसेट्रा, और इनकी अटेंशन फोकस जो है वो अफगानिस्तान की तरफ है। अब इन हालतों में इट कैन नॉट बी पॉसिबल कि आप एक एरिया को फोकस करें और दूसरे को बिल्कुल ही भूल जाएं। इट कैन नॉट बी पॉसिबल, क्योंकि उस एरिया में भी आपने आपने बहुत इन्वेस्टमेंट किया है। पाकिस्तान आर्मी हैज इन्वेस्टेड सो मच इनटू द जम्मू कश्मीर फ्रंट दैट अगर ये एक साल के लिए कहा कि चलो लेट्स पुल आउट फ्रॉम हियर, लेट्स नॉट डू कंडक्ट एनी ऑपरेशंस हियर, कोई हम ऐसे कोई रिस्क ना लें भारत के साथ, this issue will get forgotten very very soon. So they cannot risk this. They have to conduct operations here. कुछ ना कुछ 3 महीने में एक कर लो, 4 महीने में एक कर लो, कैजुअलिटीज दिखाओ कि आज भारत की फौज के ऊपर कैजुअलिटीज हमने कर दी, पुलिस के ऊपर कुछ कर दिया, ठीक है। These small incidents in the valley of minority killing या ट्रैफिक पुलिसमैन के खिलाफ do not add up to anything strategic. But the moment something like this happens, आर्मी के ऊपर एक एम्बुश कर दिया है, आर्मी के कैंप के ऊपर कुछ फिदाइन एक्शन कर दिया, it immediately from a sub tactical level it goes to strategic. तो इसका असर होता है बहुत, and it lets them keep this area quiet for another 3 months. अब 3 महीने उधर फोकस करो अफगानिस्तान की तरफ या इंटरनल सिक्योरिटी की तरफ. This is the broad explanation for this. And it's been going on for the better part of the last 10 years, as I can see. पिछले 10 साल से यही prioritization up and down जो है चल रहा है. This is the ISI's game, and whoever is the chief has to fall into line with this entire thing. Yeah. Lastly, sir, 2021 से we've lost 36 odd soldiers in this region. What kind of a response do you think we should have? Because हम लोग एक चीज है कि भारत ने इंडिया ने एक जो चीज करी थी थोड़ा टाइम पहले इज टू क्रिएट अ लेवल ऑफ रिस्पॉन्स एंड कि नो एक्शन ऑफ दिस सॉर्ट विल गो अनपनिश्ड. Somewhere down the line the cost has to be borne by the other side. So what would you say? Of course, previous times you've seen timing were not okay. G20 के आसपास हुआ था, so there was a bit of a challenge there. A lot of people said कुछ करके आए हैं, कुछ किसी ने अनाउंस नहीं किया है. Good What question. what do you kind of Obvious see? question. It should strike anyone's mind, whoever looks at Kashmir, Jammu and Kashmir, and looks at India-Pakistan relations, etc. This question is inevitable. It should come to the mind. जी. But I continue to explain this by talking about what is called the threshold. Threshold, the moment, how do you define a threshold? What is strategically still acceptable where the government can absorb a certain amount of negativity and not immediately respond? Ideal example is पुलवामा हुआ, बड़ी आईडी लगाई, 40 सीआरपीएफ के जवान हलाक हुए उसमें. That crossed the Rubicon, it crossed the limit of tolerance immediately in a matter of minutes. And everyone knew immediately कि the new Indian policy and retribution तो इसका होगा, ठीक है. And the Pakistan planners, sponsors are fully aware of this. They know कि देखिए एक threshold के नीचे रखो, थ्रेशोल्ड के ऊपर जाओगे तो फिर वही होगा, एंड वील गेट ड्रॉन इनटू द कॉन्फ्लिक्ट, कोई फायदा नहीं होगा. सीज फायर जो है ऑन द लाइन ऑफ कंट्रोल विल गो अप इन फ्लेम्स, कोई फायदा हमको नहीं होगा पाकिस्तान के अंदर, ठीक है. तो दे हैव व्हेन दे प्लान दिस आउट, दे टेल देयर एग्जीक्यूटिव एलिमेंट्स कि देखो इट शुड नॉट एक्सीड दिस, इतना होना चाहिए सिर्फ. एंड नॉट ऑल ऑफ देम आर एट द इनिशिएटिव ऑफ द अदर साइड. मेनी ऑफ देम आर कि ये हाइडआउट के अंदर हैं, इनके ऊपर हमने किया कोई एक्शन, एंड इन द रिस्पॉन्स फ्रॉम द अदर साइड देयर बीन सम मिस्टेक हियर एंड देयर टैक्टिकल लेवल पे और कुछ हो गया. सो लेट्स नॉट गिव एवरीथिंग टू देम दैट दे हैव द कैपेबिलिटी टू टेक द इनिशिएटिव ईच टाइम. दे डोंट.
They don't have that kind of thing. And that should be, we should be happy about it, because otherwise it would seem as if the initiative can be taken by the other side at the drop of a hat. कभी भी That's not so. It's not so. What we will have to do is, एक तो देखिए, we are coming nearer elections. We are coming nearer elections in Pakistan, etc. This is a very sensitive time. We will have to absorb this for some more time, right? When this becomes cumulatively, it becomes something which is unacceptable. Then obviously this has to be explained to the international community. We've done it many times. We've done it many times कि हमने explain किया है international community को, और कहा है कि भाई पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर डालिए, आप दबाव डालिए, otherwise we will be forced to act. Now this kind of a thing needs to be put out from time to time. I can see that the ceasefire is working to their advantage to a great extent, because they are in doldrums as far as the economy is concerned, etc. So combination of covert operations, combination of economic measures, international community को sensitize करना, ये सब चीजें, हालांकि लोग public के लिए ये these are not romantic ideas of response. Public के लिए romantic idea of response is only a Balakot or surgical strikes. That's not possible each time. Just open the ceasefire there. Just open the ceasefire. A lot of people. That is one of the things options. Definitely. But let me tell you, ceasefire ko, to put it into flames, although Pakistan is at a disadvantage in most areas where we are in dominance, we have to then work out our fresh strategy to see. It can't be the same old strategy. We'll have to sit together. Lots of commanders of the army, the government of India have to sit together, look at it from a strategic angle. What do you want to achieve? This same old wine in new bottles is not something that I would ever recommend. कि आप बस shot for shot गोलियां चलाइए, उससे कोई फायदा नहीं है. You're not going to get any advantage out of it, right? Unless you are willing to go the whole hog. कि आप पूरे areas को बंद कर दीजिए, पूरे नीलम वैली को बंद कर दीजिए, and places like that you do. Then maybe if you are willing to take it to that level, then perhaps we can play it that way. Thank you so much, sir. This has been a very educative talk, because लोगों को थोड़ा पता होना चाहिए क्या हो रहा है. In their emotions run high, sir, and trust me, when I also saw it in the whole, हमारा जो एक पैराडाइम चल रहा है जिसके अंदर अच्छी खबरें आ रही हैं भारत के बारे में. Even the US, for that matter, is backing down every time he does something to you. फिर 2 स्टेप पीछे ले लेता है, नहीं यार, गड़बड़ ना हो जाए. We are taking aggressive steps in the Red Sea. We are taking aggressive steps within the region. Philippines के साथ आप exercise कर रहे हो. You're in the next level today. And जब ऐसी चीजें होती हैं, it kind of hurts. More than the, of course, the loss of life is something you can't even explain. It's very difficult to explain. But keeping that one aspect aside, लोगों को ये भी गुस्सा चढ़ता है, यार, we are a growing power, we are a growing country. अभी ये सब चीजें हमारे साथ कब तक चलेंगी? How long will we continue doing it? So it's great to have your perspective, sir. I'm sure all of us will learn something out of it. Till next time, sir. My last word, one last word on this, Aadi, I would say कि देखिए, लोगों को समझना पड़ेगा कि ये हाइब्रिड लड़ाई होती क्या है. जी. भारत के अंदर इसकी समझ बहुत कम है. And they have to realize कि हाइब्रिड लड़ाई में ऑप्शंस बहुत कम होते हैं, particularly on response, because there are ways and means of pin pricks. आपके ऊपर pin pricks होते रहेंगे time पर इधर से उधर, and it will be frustrating for you. But we have to remember, a conventional war for us will cost us a couple of $1 billion. You may achieve your objectives of capturing certain areas of territory and this and that, and carrying out destruction of the Pakistan war machine. But याद रखिए, इसका असर आप पर भी है. We are looking at being a $5 trillion economy, rising to be a $10 trillion economy. अरे थोड़ा पेशेंस अगर हम रखें, तो हमारी एसिमेट्री जो है पाकिस्तान और भारत की इतनी ज्यादा बढ़ जाएगी कि पाकिस्तान की काबिलियत ही नहीं होगी आपके ऊपर कुछ सोचने के लिए भी, to do something to you. Thank you. Because the cost will be very high, sir. Absolutely, sir. Absolutely. Thank you so much, sir. Jai Hind. Jai Hind.